नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर 3 अभ्यारण्य का जिक्र किया गया है और उसके सामने वे किस स्टेट में पाए जाते हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से सुमेलित हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके इन तीनों अभ्यारण्य को। पहला अभ्यारण्य है पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, जिसके सामने लिखा हुआ है तमिलनाडु राज्य। तो आप सभी जानते हैं कि पॉइंट कैलीमोर वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में ही स्थित है और तमिलनाडु के जिला नागपट्टिनम में इसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा, पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिला में स्थित है और भारत के लुप्तप्राय और स्थानीय प्रजाति ब्लैक बक के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव अभ्यारण्य को बनाया गया था। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारियां मैंने आपको दी है, उसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला अभ्यारण्य है वो सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे अभ्यारण्य को। और दूसरा अभ्यारण्य है पेंच बाघ अभ्यारण्य, जिसके सामने लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है। सभी जानते हैं कि पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए देख लेते हैं तीसरे अभ्यारण्य को। और तीसरा अभ्यारण्य है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसके सामने लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य बंगाल में नहीं, असम में स्थित है। तो इसे आप याद रखेंगे। और पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर 30.8 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य में 16 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ गैंडे रहते हैं। यहाँ पर गैंडों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो याद रखेंगे, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में नहीं। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो भी सुमेलित नहीं है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताने हैं कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है, मूल संविधान में न्यायाधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं थे। 44वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया जो न्यायाधिकरणों से संबंधित है। यहाँ पर यह बात तो सही है कि जो हमारा मूल संविधान था वहाँ पर न्यायाधिकरणों के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं था और इसे आगे चल करके ऐड किया गया हमारे संविधान में। और जिस संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया वो था 42वां संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। और यहाँ पर जब आप कथन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 44वां संशोधन अधिनियम 1976। 44वां संशोधन 1976 में नहीं, 1978 में हुआ था। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गलत संशोधन का नाम दिया गया है। यहाँ पर 44वां नहीं, 42 जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा, उसके द्वारा जो है न्यायाधिकरण को संविधान में जोड़ा गया था। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है, अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरणों को किसी भी उपयुक्त विधान मंडल द्वारा कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई हमारे संविधान में। और यहाँ पर इससे जुड़े हुए 2 अनुच्छेद हैं, 2 आर्टिकल हैं। एक है अनुच्छेद 323A, जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों से संबंध में बातें लिखी हुई हैं। और दूसरा है अनुच्छेद 323B, जिसमें अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित बातें की गई हैं, उसकी स्थापना करने के बारे में कहा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 323A के तहत बनने वाले अधिकरण की, तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके अंतर्गत केवल संसद द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है। जबकि अगर हम बात करें अनुच्छेद 323B के अंतर्गत बनने वाले अधिकरण की,
तो इसकी स्थापना संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा उनकी विधायी क्षमता के दायरे में शामिल विषयों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 323 ए के तहत सिर्फ संसद के पास ये अधिकार है कि वो अधिकरणों की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अपने अपने विषय के संबंध में अधिकरण बना सकते हैं। तो यहां पर जो कथन 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 323 ए के तहत न्यायाधिकरणों को किसी भी उपयुक्त विधानमंडल द्वारा कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है, ये कथन गलत है। केवल और केवल संसद के द्वारा ही आर्टिकल 323 ए के तहत न्यायाधिकरण बनाया जा सकता है। आइए देख लेते हैं कथन 3 को। और कथन 3 है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेट के बारे में यहां पर बात हो रही है के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो बनाया जाता है उसके अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये बात गलत है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यहाँ पर उस स्टेट के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। तो यहाँ पर यह कहना कि सेट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये गलत है। यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। राज्य के राज्यपाल से यहाँ पर विचार विमर्श जरूर किया जाता है। तो यहाँ पर कथन 3 भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं और इस आधार पर अगर हम विकल्प की बात करें तो यहाँ पर हमें बताना था कि तीनों में से कौन से सही हैं, लेकिन तीनों गलत है। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। और यहाँ पर 4 पहाड़ियों का नाम दिया गया है, नागा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, जयंतिया और गारो। आइए मैप के आधार पर इन पहाड़ियों को देखते हैं कि आखिर पूरब से पश्चिम की ओर कैसे ये बनती हैं और कैसे ये जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नागा हिल्स है सबसे पहले, उसके बाद मिकिर हिल्स आ रहे हैं, फिर जयंतिया हैं, खासी है और गारो है। यानी कि सबसे पूरब में नागा होगा, उसके बाद मिकिर हिल्स होगा, फिर जयंतिया हैं, फिर खासी हैं और फिर गारो हैं। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पूरब में नागा पहाड़ियां हैं यानी कि 1, दूसरे नंबर पर मिकिर होगा, तीसरे नंबर पर जयंतियां होंगी और चौथे नंबर पर गारो होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर मैप में देखने को मिल रहा है। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। पहला सबसे पूरब में होगा, दूसरा होगा आपका मिकिर हिल्स, तीसरा जयंतियां और चौथा में आएगा आपका गारो हिल्स। और इसी के आधार पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिसमें 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही ध्यान से इस मैप को देखिएगा, आपको सारी बातें मैप में आपको दिख जाएंगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर 5 नाम आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उनके नामों की सिफारिश के लिए जो सर्चिंग कमेटी है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। आज के अखबार में भी इससे रिलेटेड एक न्यूज आया है और न्यूज है जस्टिस मिश्रा लाइकली टू हेड NHRC। यहाँ पर कहा गया है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो हैं उन्हें NHRC का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उनके नाम का जो प्रपोजल है वो एक सर्चिंग कमेटी के द्वारा किया गया है राष्ट्रपति को, और हो सकता है कि बहुत जल्द उन्हें इस पद पर बैठाया जाए। तो यहाँ पर NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्चिंग कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके अलावा गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति इसके मेंबर होते हैं। और अगर हम यहाँ पर दिए गए पॉइंट को देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं,
राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं, संसद के दोनों सदस्यों में विपक्ष के नेता वो इसके मेंबर होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री इसके मेंबर होते हैं। यानी कि पांचों के पांचों जो नाम दिए गए हैं वो सिफारिश कमेटी में होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2016 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेल गैस संसाधन पाए जाते हैं? और यहां पर आपके ऑप्शन है खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और आपको बताना है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देख लेते कि भारत के किन किन हिस्सों में शेल गैस मिलने की संभावना जताई जाती है। अगर हम मैप को देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है वो एरिया जहां पर शेल गैस पाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कावेरी बेसिन है जहां पर शेल गैस पाए जाने की संभावना है। यहां पर अगर आप इस मैप को देखेंगे तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी शेल गैस के पाने की संभावना है। इसके अलावा दामोदर वैली बेसिन में रानीगंज और कर्णपुरा में भी शेल गैस के पाने की संभावना है। इसके अलावा कॉम्बे बेसिन जिसे हम खंबात की खाड़ी भी कहते हैं वहां पर भी शेल गैस मिलने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कॉम्बे बेसिन और यहां पर दामोदर वैली बेसिन में शेल गैस की होने की पूरी संभावना है, ये पाए जाते हैं। तो मैप के आधार पर खंबात बेसिन भी सही होगा, कावेरी बेसिन भी सही होगा और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी शेल गैस संसाधन पाए जाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2016 में पूछा गया था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे हम हिंदी में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SERB के नाम से जानते हैं। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में SERB कहते हैं, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अर्थात विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को पास करके बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को जो है 2008 में एक अधिनियम पास करके, जिसका नाम था विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, उसके द्वारा बनाया गया था। अगर हम इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, ऐसे अनुसंधान में लगे व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों को अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्राथमिक कार्य है। यानी कि हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो रिसर्च हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। हमारे देश में प्रयोगशालाओं के विकास को लेकर के ये काम करता है। शैक्षणिक संस्थानों में किस तरीके से अनुसंधान को बढ़ाया जाए उसके ऊपर ये काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बोर्ड है ये, जो कि भारत में विज्ञान और इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये अंक पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।